हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोगों ने सिंप्लेक्स मेथड देखा था। आज हम लोग सिंप्लेक्स मेथड का एग्जाम्पल कहते हैं। पिछली बार भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये एग्जाम्पल हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसके फॉर्मुलेशन बेसिक नॉन बेसिक इन सब के ये हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है कि मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम के लिए ही एलपीपी पढ़ा है सिंप्लेक्स मेथड से। तो मिनिमाइजेशन का जो प्रॉब्लम है उसको तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि मैक्सिमाइजेशन में हमें चेंज करना होगा। तो पहले तो मिनिमाइजेशन वाले प्रॉब्लम को हम मैक्सिमाइजेशन में चेंज करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि मिनिमाइजेशन के केस में जो ये जेड है उसको हम लिख सकते हैं मैक्सिमाइजेशन माइनस ऑफ जेड के फंक्शन में। तो पहले ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं हम, और फिर से हम कह देंगे क्या कि उसमें जो नेगेटिव वैल्यू लगा देंगे वही हमारा मिनिमम वैल्यू है। तो ये मिनिमम के केस में इसका मतलब है कि अब मुझे मिनिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैक्सिमम ऑफ जेड स्टार कह देते हैं। और ये जेड स्टार क्या है, तो ये जेड स्टार माइनस जेड। तो इसका मैक्सिमाइजेशन करना है। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन गया, तो मैक्सिमाइज जेड स्टार इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड, तो माइनस x1 प्लस 3x2 प्लस माइनस 2x3। अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ से देखिए कि इसमें नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है। और जैसे ही मुझे जेड स्टार मतलब कि उसका मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, उसमें हम नेगेटिव वैल्यू लगा देंगे और कह देंगे क्या कि जेड का मिनिमम वैल्यू मुझे मिल गया है। बाकी मुझे कंस्ट्रेंट के टर्म में देखने थे, तो कंस्ट्रेंट को हमें इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलना था। तो इनइक्वालिटी को पहले हम इक्वालिटी में बदल लेते हैं। इनइक्वालिटी को मैंने इक्वालिटी में बदलने का कोशिश किया, तो पहले के रेस्पेक्ट में मुझे तो ये कम है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ ऐड करेंगे या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें कुछ हम ऐड करेंगे, इसका मतलब कि ये पहले से कुछ कम है, स्लैक है। तो 3x1 एक वेरिएबल को मुझे इंक्लूड करना है यहाँ पे, ताकि ये इनइक्वालिटी का जो फॉर्म है वो इक्वालिटी में चेंज हो जाए। तो मैंने s1 को इसमें इंक्लूड किया और ये कहा क्या, सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में इनइक्वालिटी था, इक्वालिटी लाने के लिए 2x1 प्लस 4x3 प्लस s2 इक्वल टू 12। और थर्ड इक्वेशन के लिए मैंने कहा कि -4 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 प्लस s3 इक्वल टू 10। तो अब पहले मेरे पास वेरिएबल x1 x2 x3 था, लेकिन अब x1 x2 x3 के साथ साथ s1 s2 एंड s3 भी आ गया है। तो मुझे जो मैक्सिमाइजेशन जिसके रेस्पेक्ट में करना है जेड स्टार को, वो माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3, S1 S2 S3 का इस तरीके से कंसिडरेशन करना है ताकि मैक्सिमाइजेशन या फिर मिनिमाइजेशन में उसका इफेक्ट ना पड़े। तो उसका कोफिशिएंट 0 टाइम्स ऑफ S1 प्लस 0 टाइम्स ऑफ S2 प्लस 0 टाइम्स ऑफ S3। तो ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन कर लिया। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन के बाद मुझे अब क्या करना है, तो कुछ बेसिक सॉल्यूशंस मानने हैं और कुछ नॉन बेसिक मानने। तो पहले हम मान के चलते हैं कि मेरे बेसिक सॉल्यूशंस S1 S2 S3 है। इसका मतलब क्या है कि x1 पहले 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 के लिए कि मेरा x1
0 है, x2 0 है, x3 0 है। तो उस केस में s1 क्या होगा, s1 इज इक्वल टू 7, s2 इज इक्वल टू, इस तीनों इक्वेशन से देखिएगा तो पता चल जाएगा 12, जो उसका रिसोर्स वैल्यू है वही हो जाएगा। s3 इज इक्वल टू 10। कुछ भी कंफ्यूजन है तो पीछे वाले लेक्चर में जाइए और हमने कैसे फॉर्मुलेट किया है वो देखिए। तो पहले अब हम लोग टेबल बनाते हैं। इसमें कॉफिशिएंट क्या था z का, तो -1 3 -2 0 0 0, ये वेरिएबल का कंस्ट्रेंट था। तो अब हम टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो टेबल में सबसे पहले तो ये बेसिस, जो मैंने क्या माना था, s1 s2 s3 माना था, s3 माना था। फिर से इसका कॉफिशिएंट जो है, कॉफिशिएंट प्रॉफिट में, मैक्सिमाइजेशन में कॉफिशिएंट प्रॉफिट कॉफिशिएंट क्या है, s1 का 0 था, s2 का भी 0 था, s3 का भी 0 था। तो पहले फॉर्मुलेट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद XB यानी कि रिसोर्स वैल्यू, रिसोर्स वैल्यू 7, देखिए यहाँ पे s1 कितना आता, 7 12 और 10, तो 7 12 और 10 आया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन को लिखना है। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन में क्या क्या था, तो x1 था, x2 था, x3 था और s1 s2 s3, और कुछ नहीं। हमें एक और कॉलम बनाना था यहाँ पे, मिनिमम ऑफ XB बाय रिप्लेसिंग कॉलम, रिप्लेसिंग कॉलम। तो एक कॉलम के रेस्पेक्ट में मैंने सीधे लिख दिया, रिप्लेसिंग कॉलम नहीं लिखा, ठीक है। तो पहले तो इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन क्या है, तो ये यहाँ पे देखिए, और इसका प्रॉफिट कॉफिशिएंट भी क्या है, प्रॉफिट कॉफिशिएंट यानी कि CJ, प्रॉफिट कॉफिशिएंट x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में क्या है, -1 3 -2 0 0 0। तो इसका कॉफिशिएंट -1 3 -1 3 -2 ये 0 0 0 आ गया। तो ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इसमें टेबल एक इटरेशन के बाद दूसरा इटरेशन, तीसरा इटरेशन होते रहेगा, इससे थोड़ी सावधानी से बनाना है, टेबल आपका बड़ा भी बन सकता है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा। तो इक्वेशन हमारा जो कंस्ट्रेंट था, वो कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है, तो ये कंस्ट्रेंट x1, पहला कंस्ट्रेंट क्या है देखिए, पहला कंस्ट्रेंट तो 3x1 माइनस x2 प्लस x2 प्लस s1, तो 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1 2, s1 के रेस्पेक्ट में 1 0 ये 0। फिर से सेकेंड इक्वेशन क्या था, सेकेंड इक्वेशन -2 0 4, -2 0 4, -2 0 4, सेकेंड इक्वेशन में s2 का कॉफिशिएंट था। थर्ड इक्वेशन में -4 3 8, -4 3 8, -4 3 8, क्या क्या है, s3 में है, तो s3 का मैंने लिखा। तो ये मैंने कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिख लिया। अब मुझे क्या पता करना है, तो z का वैल्यू पता करना है। तो zj का वैल्यू क्या होगा, और अगर zj का वैल्यू आ गया तो उसके बाद हमें क्या पता करना है, तो zj माइनस cj, zj माइनस cj का वैल्यू क्या होगा।
तो अगर ये दोनों आ गया तो फिर से हमें आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। तो -438,000 -24। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन का देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में x1 4x2, सेकेंड इक्वेशन में तो ये कोफिशिएंट सही है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे ये 4x3 नहीं होके 4x2 है, ये 4x2 है। 4x2 यहाँ पे भी आएगा, तो फिर से टेबल भी मेरा उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मिटा ही देता हूँ, नहीं तो गंदा लगेगा। क्या किया है, तो सिर्फ चेंजेज हुए, तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये मुझे निकालने हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये प्रॉफिट क्या है आपका, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन आएगा। तो इसमें ZJ का वैल्यू क्या आएगा, तो ZJ का वैल्यू 0 इंटू 12 प्लस 0 इंटू 10, तो ये 0 आया। फिर से 0 इंटू -2 प्लस 0 इंटू -4, 0, तो ये तीनों ही 0 है। 0 इंटू 3, 0 इंटू -2, 0 इंटू -4, तो ये ऐसे ही सबके लिए 0 ही आएगा, क्योंकि आप सबके लिए मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, 0 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। और ZI माइनस CJ, ZI माइनस CJ, तो इसके लिए तो कुछ है नहीं, CJ का वैल्यू यहाँ पे -1, तो ये आ जाएगा आपका -1 माइनस, तो CJ माइनस माइनस +1 आ जाएगा, तो 0 माइनस ऑफ -1 यानी कि +1, तो ये आपका 1 आ गया। फिर से ये 0 माइनस ये 3, तो -3, ये -3, फिर से +2, ये 0 0 0 आ गया। ठीक है, तो इसमें अब हमें एग्जिट और एंट्री और एग्जिट की बात करना था। तो एंट्री कौन करेगा, तो एंट्री में इसमें मैक्सिमम नेगेटिव देखेंगे, तो मैक्सिमम नेगेटिव यहाँ मुझे आया, तो मैक्सिमम नेगेटिव ये आया, इसका मतलब है कि इस ए वाला जो है x2 जो है वो मेरा जाएगा, x2 मेरा एंट्री करेगा, x2 एंट्री करेगा। अगर x2 एंट्री करेगा तो फिर से x2 एंट्री किया यहाँ से, तो इस हिसाब से हमें xb बाई एंट्री कॉलम हमें देखना है। तो xb इक्वल टू क्या था, यहाँ पे देखिए अभी 7 बाई -1, तो 7 बाई -1 को तो हम तो कंसीडर करेंगे नहीं, तो ये नेगेटिव वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे नहीं, कुछ नहीं लिखा। फिर से 12 बाई 4 इक्वल टू 3, और फिर से 10 बाई 3 इक्वल टू 3.3। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें मिनिमम पॉजिटिव, मैक्सिमम नेगेटिव और मिनिमम पॉजिटिव की बात करनी है। तो इसका मतलब है कि H2 आपका सेकेंड रो है, H2 आपका एग्जिट करेगा और एंट्री कौन करेगा, तो X2 आपका एंट्री करेगा। X2 पहले के लिए आपका ये एंट्री करेगा। धीरे धीरे लिखते हैं ताकि आप टेबल को अच्छे से समझ पाओ, और ज्यादा गंदा भी नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम सेकेंड इटरेशन में जा रहे हैं। और सेकेंड इटरेशन में जाने से लिए तो हमारा की एलिमेंट क्या हो गया है इसमें, तो की एलिमेंट हमारा जो कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन है वो मेरा की एलिमेंट बन गया। तो ये 4 है, इस 4 को हमें 0 बनाना है।
तो हमारा अब जो आएगा बेसिस में, अब जो आएगा बेसिस में वो S1 का तो S1 रहेगा ही, लेकिन S2 के जगह पे अब X2 आ, S2 के जगह पे X2 आ जाएगा, X2 आ जाएगा। यहाँ पे -3 आया है, इसलिए ये बता रहा है क्या कि अभी ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। तो ये आपका आया फिर से, और हम क्या कहें, और S3 की जगह पे तो S3 रहेगा। इसका कॉफिशिएंट क्या क्या है, तो कॉफिशिएंट S1 का 0 था प्रॉफिट में, X2 का कितना था, तो X2 का 3 था, S3 का 0 था, और XB, तो ये यहाँ से मैंने 4 से डिवाइड किया, पूरे रो को 4 से डिवाइड किया, यानी कि हम सेकेंड रो डिवाइडेड बाई 4 किया सबसे पहले। तो ये 4 अगर डिवाइड बाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा 3, फिर से -1/2, ये 1, तो मैंने इसी के लिए किया था। फिर से ये 0 0 1/4, और ये भी 0। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। अब इस 1 के हेल्प से आपको इसको 0 करना है और इसको 0 करना है। तो सपोज करो क्या कि आप रो 1 को कह रहे हो क्या, R1 को कह रहे हो क्या कि R1 रिप्लेस हो जाए किससे, R1 रिप्लेस हो जाए इसमें देखिए यहाँ से R1 रिप्लेस हो जाए कि R1 प्लस R2/4, R2/4, तो इसमें बाई 4 पहले ही कर दिए हैं, R1 प्लस R2/4। तो देखिए ये जैसे कि -1 प्लस R2/4 यानी कि 4/4 1, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही है यहाँ पे क्या कि 0 बना दे। वैसे ही इस 1 के हेल्प से हम यहाँ पे भी 0 बनाएंगे, लेकिन पहले इसमें देख लेते हैं कि प्लस किया है और R2/4 किया है, तो 3 - 1/2 जाएगा, 3 - 1/2, 3 - 1/2 यानी कि 5/2। फिर से 3 - 1/2 गया, तो 7 + 3, 7 + 3 = 10। इसके लिए क्या लिखें, तो 2 + 0 = 2, 1 + 0 1, 0 + 1/4 1/4, और 0 + 0 0 आ गया। अच्छा, ये आ गया। फिर से मुझे क्या करना है कि इस एलिमेंट का हेल्प करके यहाँ पे 0 क्रिएट करना है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि R3 goes to R3 minus 3/4 R2। तो R2 में 3/4 की जगह पे 4 रखोगे तो 4 कैंसिल, 3 से 3 गया, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि ये तो मेरा एलिमेंट 0 बनेगा, ये एलिमेंट 0 बना। फिर से ये एलिमेंट 0 बनेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो हमने ये किया है कि R3 goes to 3/4 टाइम्स ऑफ R2, यानी कि थर्ड रो की बात करें, थर्ड रो में अभी करेंट सेकेंड रो को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। सेकेंड रो को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, क्योंकि डिवाइड करेंट के लिए तो हमने डिवाइड बाई 4 पहले ही कर दिया है, तो करेंट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -4, और ये है 3 -1/2 इंटू 3, तो -3/2 और -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -5/2 हो जाएगा, तो ये -5/2। सिमिलरली ऐसे ही क्या आएगा, तो 1 आएगा यहाँ पे, क्या सही है।
1, फिर से यहाँ पे तो 0 है ही, 8 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे चलिए एक देख ही लेते हैं। तो ये कितना आएगा, यहाँ पे -3/4 आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट था, तो ये 0 -3/4, 0 -3 टाइम्स तो -3/4 आ गया, और ये 0 - 0 0 ही होगा। तो अब मुझे ये टेबल बन गया, तो अब मुझे क्या निकालना है, तो ZJ निकालना है, और ZJ जैसे निकल गया तो हमें ZJ माइनस CJ निकालना है, ZJ माइनस CJ निकालना है। तो ZJ क्या आएगा, ZJ के लिए नहीं यूज किया, तो 0 टाइम्स 10, 3 टाइम्स 3, 0 टाइम्स 1, यानी कि 9 आ गया। तो सिर्फ पहले रो से और थर्ड रो से तो कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिलेगा, तो सेकेंड रो से। तो -3/2 ये आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब ZJ माइनस CJ, तो 9 माइनस नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं, -3/2 माइनस माइनस +1, यानी कि -1/2, तो ये -1/2 आ गया। अब क्या आएगा, तो ये 3 - 3 0 ही आएगा, 0 और -2 +2 आ जाएगा, फिर से 0 - 0 0, 3/4 -0, 3/4 ही आएगा, ये 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट नेगेटिव में तो सिर्फ आपका -1/2 ही आया है, मोस्ट नेगेटिव में। इसका मतलब है कि x1 आपका एंट्री हो जाएगा, x1 की आपकी एंट्री होगी, x1 की एंट्री होगी, एग्जिट किसका होगा, तो हमें इसके लिए मिनिमम है यहाँ से एक, तो ये देखिए इसमें तो ये नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, इसको कंसीडर करेंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव वैल्यू आया वही इसका एक ही वैल्यू है, एक ही पॉजिटिव वैल्यू आएगा, 10/2/5, तो जो भी आएगा वही एक ही वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि S1 अब आपका एग्जिट करेगा, S1 आपका इस टेबल के हिसाब से हम क्या कहें, तो S1 आपका रिप्लेस्ड बाई क्या, तो x1 के साथ आपका रिप्लेस कर जाएगा, x1 के साथ रिप्लेस कर जाएगा। तो अब फिर से अभी करंट सिचुएशन में इसका आपका ऑप्टिमम वैल्यू क्या है, तो करंट सिचुएशन में आपका ऑप्टिमम वैल्यू ZJ कितना है, 9 है। तो करंट सिचुएशन में ये है आपका, तो आपका S1 रिप्लेस होगा किससे, तो x1 से होगा, और करंट सिचुएशन में आपका ऑप्टिमम वैल्यू क्या है, तो Z का ऑप्टिमम वैल्यू 9 है, यहाँ से पता चला, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, तो अब हम थर्ड इटरेशन की तरफ जाएंगे, थर्ड इटरेशन में जाएंगे और देखते हैं कि क्या करें। तो मेरा क्या था, S1 मूव किया, तो बेसिस में क्या आएगा, अब x1 आएगा, x2 वैसे ही रहेगा, और S3 रहेगा ऐसे ही। इसका प्रॉफिट, x1 का प्रॉफिट कॉफिशिएंट कितना है, -1 है, इसका 3 और इसका S3 का 0 है। तो अब हमें क्या करना है कि इसको 1 बनाना है, की एलिमेंट को इसे 1 बनाना है। तो इसका मतलब है क्या कि R1 को हम कह सकते हैं कि R1 goes to R1 into 2/5, 2/5 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा, ये 1 बनेगा, यहाँ पे ये 1 बनेगा। अच्छा, और 2/5 से अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 4 बनेगा, सही है। फिर से आगे 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बनेगा,
जीरो में 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 बनेगा। जी 1 में 2/5 से तो 2/5 बनेगा। 1/4 में 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 2/5 1/10 आ जाएगा 1/10 और ये 0 सही है। अब इसमें इसका जो आपने हेल्प 1 दिया है उसके हेल्प से आपको यहाँ पे 0 क्रिएट करना है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि R2 goes to R2 plus R2 plus 2 times of R1 ऐसा कह दे। नहीं तो अगर उसके पहले वाले के रेस्पेक्ट में कहना चाहते हो पहले वाले के रेस्पेक्ट में कहना चाहते हो तो R1/5 कह दे। R1/5 कह दे तो R1/5 कितना आएगा 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको मैं किसी और कलर से लिखता हूँ, इसको मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ। तो इसको आपको 0 बनाना है इस एलिमेंट को। तो या फिर ऐसा कह दे क्या कि इसमें 2 से डिवाइड करो और ऐड कर दो। 2 से डिवाइड करो और पिछले वाले में ऐड कर दो तो ये 5 आएगा। 2 से डिवाइड किए तो 2 और प्लस 3 5। इसमें 2 से डिवाइड किए तो 1/2 प्लस 0 1/2 नहीं, इसमें 2 से डिवाइड किए इसमें 2 से डिवाइड किए तो 0 इसमें 1 आना चाहिए ना, तो ये 1 आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड किए तो 0/2 2 प्लस 1 1। इसमें 2 से डिवाइड किए तो 2 इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/5 प्लस 0 तो 2/5 हो जाएगा। सिमिलरली आगे क्या होगा तो 1/5 3/1/5 3/10 और ये 0 होगा। थर्ड रो के लिए क्या करेंगे तो थर्ड रो के लिए आप सोचिए कि हमें थर्ड एलिमेंट को जो की तो इसमें थर्ड रो के लिए ऐसा क्या करेंगे कि ये 0 बन जाए। तो हमें किसके तो फिर से देखिए तो हमें इसके हेल्प से फर्स्ट वाले तो हम ऐसा कह सकते हैं कि R3 goes to R3 goes to क्या है -5/2 है ना, तो ऐसे कह सकते हैं कि दोनों को ही ऐड कर दे। पहले वाले R1 के हेल्प से मिल गया है, करेंट की बात नहीं कर रहे हैं वहीं पे। तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 0 आएगा। अगर इस दोनों को ऐड किए तो 11 आएगा नहीं, इस दोनों को ऐड किए इस दोनों को ऐड किए तो ये 11 है। फिर से माइनस 3 प्लस 0 3 है 8 प्लस 2 8 प्लस 2 8 प्लस 2 10 आना चाहिए ना 3 8 प्लस 2 10 आएगा ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही सिमिलरली 1 -1/2 और ये आ जाएगा 1। देखिए ये 1 कैसे है, ये 1 नहीं आएगा ये 0 ही आएगा, सॉरी 0 ही आएगा। यहाँ पे -3/4 प्लस 1/4 -2/4 हो जाएगा, ये -1/2 होगा 0 प्लस 8 ठीक है। तो अब मुझे निकालना है कि ZZ का वैल्यू क्या होगा, ग्रीन कलर
जेड जे का वैल्यू क्या होगा, और जेड जे का वैल्यू जैसे ही निकाल लेंगे हम कहेंगे क्या कि जेड जे माइनस सी जे का वैल्यू क्या होगा। तो जेड जे का वैल्यू यानी कि इस केस में अब भी ऑप्टिमम वैल्यू क्या है, तो -4 + 15, इसका मतलब कि 11। तो थर्ड रो से तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि आपका कोफिशिएंट क्या है, 0 ही है। यहाँ पे -1, फिर से 0, 3, -4/5 प्लस 6/5, तो कितना आ जाएगा, 2/5, 2/5 आया। फिर से -2/5 प्लस 3/5, तो वो ये 1/5 आ जाएगा, 1/5। सिमिलरली 8/10 और ये 0 हो जाएगा। अब सी जेड जे माइनस सी जे निकाले, तो जेड जे माइनस सी जे, तो 1 -1 माइनस ऑफ -1, ये वाला -1, तो माइनस माइनस प्लस से 0 हो गया, 3 - 3 0 हो गया। फिर से 2/5 माइनस माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, तो 2/5 माइनस ऑफ -2, तो ये कितना प्लस हो जाएगा, तो 2/5 प्लस 2, तो 12/5 हो जाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू है, 12/5, फिर से ये 1/5 और ये 8/10 और ये 0। तो यहाँ पे अब कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है इसमें, इस रो में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मेरा ऑप्टिमम पॉइंट रीच कर गया है। और ऑप्टिमम पॉइंट क्या है, तो जेड जे का वैल्यू है, ऑप्टिमम पॉइंट जेड जे का वैल्यू क्या है, 11 है। तो हम कहेंगे क्या कि मैक्सिमम ऑफ जेड स्टार इज इक्वल टू 11 एट x1 is equal to 4, x2 is equal to 5 और x3 is equal to 0। तो देखिए मेरा बेसिक सॉल्यूशन में क्या आया है, बेसिक सॉल्यूशन में x1 x2 और s3 आया है, s3 आया है, s3 is equal to कितना है, 11, ये बेसिक सॉल्यूशन में है। लेकिन मैक्सिमाइजेशन या फिर मिनिमाइजेशन में ये तो स्लैक है ना, हमने यूज किया है, तो इसका प्रॉफिट कोफिशिएंट क्या है, 0, तो इसके प्रॉफिट कोफिशिएंट से तो कुछ लेना देना है नहीं। तो बाकी क्या हो जाएगा, तो जो मेरा नॉन बेसिक वेरिएबल है वो क्या था, तो x3 था, s1 इज इक्वल टू 0 और s2 इज इक्वल टू 0। आप इसमें बहुत एक, तो यहाँ पे पहले तो आंसर हम निकाल लें, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड स्टार इतना आया, तो मिनिमाइजेशन ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड स्टार, तो ये आपका -11 मिनिमम वैल्यू आ गया, मिनिमम ऑफ जेड, मिनिमम ऑफ जेड। और हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। यहीं पे क्यों स्टॉप किए, क्योंकि ये जेड जे माइनस सी जे में कहीं पे भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। अब एक और अच्छी चीज यहाँ पे देखते हैं, एक अच्छा चीज कि देखिए यहाँ पे कुछ चीजें चेक पॉइंट, सबसे शुरुआत से देखते हैं चेक पॉइंट। यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन कौन है, तो S1 S2 S3। तो बेसिक सॉल्यूशन का जो हम कॉलम एलिमेंट लिखेंगे, तो ये देखिए बेसिक सॉल्यूशन का कॉलम एलिमेंट ये हो गया, S1 S2 S3। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता है क्या, तो ये चेक पॉइंट है, आपका जो आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा, तो ये चेक पॉइंट है कि आप सही है कि नहीं। अब क्या है, आपने क्या लिखा है यहाँ पे, तो ये S1 फिर से x2 और ये S3, ये बेसिक सॉल्यूशन है। यहाँ पे S1 x2 x3 इसका एलिमेंट लिखते हैं, तो S1 का यहाँ से आएगा 1 0 0, ये आया 1 0 0,
x2 का क्या है, x2 का 0 1 0, और x3 का क्या आया, x3 कहाँ गया, नहीं s3 का, तो s3, इस s3 में हमने क्या ऑपरेशन यहाँ पे लगाए थे, s3 में r3 गोज टू, यहाँ पे 1 आया था सॉरी, ऐसे उससे अंतर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये देख लेते हैं, r3 गोज टू 3 5 4 8 r2 टाइम्स, तो r3 गोज टू, तो यहाँ पे तो 1 है ही, तो यहाँ पे जब 1 है ही तो यहाँ पे भी तो 1 होगा ही होगा, इसका मतलब कि यहाँ पे भी 1 रहा होगा, यहाँ पे भी 1 रहा होगा, सॉरी मिस्टेक, एक मिस्टेक है, तो इस मिस्टेक से हमें कुछ पता भी चल गया, तो ये चेक पॉइंट है, देखिए इसका अंतर नहीं पता है हमें, तो देखिए हमने पहले S1 को लिख दे तो 1 0 0, x2 को लिख दे 0 1 0, और x3 को 0 0 1, तो ये आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये तो सेम ही है, इसमें देखते हैं हमारा बेसिक सॉल्यूशन क्या है, x1 x2 और s3, तो x1 कौन सा कॉलम है हमारा, x1 x1, फिर से x2 x1 x1 और x2 x2, अच्छा यहाँ पे 0 था ना, 0 और ये 0 ही होगा ना, हाँ सॉरी यहाँ पे 0 ही होगा, x1 x2 यहाँ पे 0 था, ये आप r3 प्लस r1 करके देखिएगा, 0 प्लस 0 0 ही रहा होगा।